क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से 3 चैप्टर्स को समझाने जा रही हूँ। और 3 चैप्टर्स में बेटा आपका पाठ 6 है विविध। विविध से समूहवाची शब्द। पाठ 14 से अविकारी शब्द और अविकारी शब्द से क्रिया विशेषण। और पाठ 16 अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। क्लास सेवेंथ एक बार फिर देख लीजिए बेटा। पाठ 6 विविध। विविध से समूहवाची शब्द। पाठ 14 अविकारी शब्द। अविकारी शब्द से क्रिया विशेषण। और पाठ 16 अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। क्लास सेवेंथ आज बेटा आपको ये 3 पाठ पढ़ने हैं और समझने हैं। मेरे पढ़ाने के उपरांत बेटा, मेरे समझाने के बाद आप इन चैप्टर्स को फिर से अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो क्लास सेवेंथ आज बेटा आपको 3 चैप्टर्स समझना है। क्लास सेवेंथ पहले बेटा आप ओपन कीजिए विविध पाठ 6 विविध। पाठ 6 विविध। विविध में से बेटा वर्तनी के सामान्य अशुद्धियाँ, ये आपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पढ़ा था। पाठ 6 विविध से वर्तनी के सामान्य अशुद्धियाँ बेटा आपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पढ़ा था। और आपको बेटा एनुअल एग्जामिनेशन के लिए समूहवाची शब्द पढ़ना है। आप जानते ही हैं कि कुछ शब्द समूह का बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों को समूहवाची शब्द कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी समूह का बोध कराते हैं, किसी समूह के बारे में बताते हैं। ऐसे शब्दों को ही समूहवाची शब्द कहा जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जिन्हें पढ़ने के बाद और सुनने के बाद अपने आप ही एक समूह का बोध हो जाता है। जैसे कि अगर हमने झुंड झुंड पढ़ा या सुना तो हमें ये पता चल जाएगा, हमको ये खुद स्वतः समझ में आ जाएगा कि झुंड है तो झुंड का मतलब कि यहाँ पर किसी न किसी का समूह है। तो जब अगर आप जानेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे? पशुओं का जो समूह होता है उसी को झुंड कहते हैं। झुंड, मंडली, गिरोह, ये किसी न किसी समूह का तो बोध करा रहे हैं। अगर आप इन शब्दों को बेटा पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको इन शब्दों को पढ़ने के उपरांत ये लगेगा कि हाँ, ये शब्द जो है किसी न किसी समूह का बोध करा रहे हैं। लेकिन जब आप जानेंगे नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। जैसे दल है तो दल का मतलब है कि हाँ, ये किसी समूह का बोध करा रहा है। लेकिन दल किसको कहते हैं? अनाज के समूह को दल कहते हैं कि लताओं के समूह को दल कहते हैं या खिलाड़ियों का जो समूह था उसको दल कहते हैं। तो आपको इन समूहवाची शब्दों को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हिंदी व्याकरण में बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समूह का बोध कराते हैं, शब्द समूह के बारे में बताते हैं। ऐसे ही शब्दों को समूहवाची शब्द कहा जाता है। ऐसे कुछ शब्दों के उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे सैनिकों की टुकड़ी, खिलाड़ियों का दल, अनाज का ढेर, लताओं का कुंज, यात्रियों का समूह, ताश की गड्डी, अंगूरों का गुच्छा, पशुओं का झुंड, भक्तों की मंडली, चोरों का गिरोह, ऊंटों का काफिला, मनुष्यों की भीड़, पर्वतों की श्रृंखला और तारों का मंडल। तो ये है समूहवाची शब्द। क्लास सेवेंथ आज बेटा आप इन शब्दों को फिर से पढ़िएगा और याद भी कीजिएगा। आपके एनुअल एग्जामिनेशन में बेटा ये समूहवाची शब्द आएंगे, आपको पढ़ना भी है। अब आइए बेटा अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। इसके लिए बेटा आप आइए पेज नंबर 181 पर। पाठ 14 अविकारी शब्द। तो पहले क्लास सेवेंथ अविकारी शब्द किसे कहते हैं आप ये जान लीजिए। अविकारी शब्द जिन शब्दों में बेटा लिंग, वचन, काल के कारण कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं होता है। ऐसे शब्द बेटा जिनमें शब्दों में लिंग, वचन अथवा काल के कारण कोई भी बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं।
लिंग बदलता है, आप भी जानते हैं, वचन भी बदलता है, काल भी बदलता है। लेकिन बेटा अगर हिंदी व्याकरण में ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, तो वो शब्द होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द बेटा 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इसके विषय में बेटा विस्तार से आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आपको बेटा एनुअल एग्जामिनेशन के लिए पाठ 14 अविकारी शब्द से क्रिया विशेषण ही पढ़ना है और समझना है। जुड़िए और समझिए। नलिन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। उसकी बस जल्दी आने वाली थी। बस घर के बाहर ही रुकती थी। वह थोड़ी देर में बस स्टॉप पर पहुंच गया। नलिन कब विद्यालय जाता है? प्रतिदिन। वह कैसे तैयार हो रहा था? जल्दी जल्दी। बस कब आने वाली थी? बस जल्दी आने वाली थी। बस कहाँ रुकती थी? बाहर, घर के बाहर। नलिन कितनी देर में स्टॉप पर पहुंचा? थोड़ी देर में। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। अर्थात ये बता रहे हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हो रही है। प्रतिदिन जाता था। जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। बस जल्दी आने वाली। घर के बाहर ही रुकती। वह थोड़ी देर में। ये जो रंगीन शब्द है बेटा, ये क्या बता रहे हैं? ये किसी न किसी क्रिया के बारे में बता रहे हैं, किसी न किसी काम के बारे में बता रहे हैं। जैसे नलिन प्रतिदिन विद्यालय जाता था, यानी कि ये बता रहा है कि ये क्रिया बता रही है कि वह प्रतिदिन जाने का काम करता था। तैयार होने का काम तो जल्दी जल्दी, मतलब ये बता रहा है कि जल्दी जल्दी क्रिया है यहाँ पर, कि मतलब वह जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था, यानी कि यहाँ पर क्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि वो तैयार होने का कार्य कर रहा था। और कैसे? जल्दी जल्दी। बस जल्दी आने वाली थी। तो ये जो बेटा रंगीन छपे शब्द हैं, ये क्रिया के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द बेटा हमारे कार्य की विशेषता को बताते हैं, हमारे कार्य करने के ढंग को बताते, कार्य की विशेषता को बताते हैं, उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। जो शब्द हमारे काम की विशेषता के बारे में बताते हैं, हमारी क्रिया की विशेषता को दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बेटा 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आइए बेटा पेज नंबर 182 पर। कालवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रभा प्रतिदिन पढ़ती है। कुणाल बाजार से अभी लौटा है। प्रियंका सदा मुस्कुराती है रहती है। क्या तुम कल लौटोगे? कालवाचक। काल का मतलब होता है बेटा समय। काल का मतलब होता है समय। और जो बेटा शब्द हमारे काम के होने का समय बताता है कि हमारा काम कब हुआ, अभी हुआ कि प्रतिदिन हुआ कि रात को हुआ या हमेशा होता है, तो जो शब्द बेटा हमारे काम के होने के समय के बारे में बताते हैं, उन्हें कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पर है प्रभा प्रतिदिन पढ़ती है, यानी वो काम कब करती है? प्रतिदिन करती है। बाजार से अभी लौटा है, मतलब अभी अभी का समय, कि अभी लौटा है। सदा मुस्कुराती, मतलब हमेशा वह मुस्कुराती है।
तुम कल लौटोगे यानी कल का समय। तो उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया कब हुई, यानी ये क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे हैं। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो शब्द बेटा हमारे काम के होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के काल का बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते। काल का मतलब ही होता है बेटा, काल का अर्थ ही होता है समय, यानी कि हमारे काम के समय को जो बताए उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे क्या होगा, कभी कभी भी होगा, हमेशा, अभी, पहले, बाद, बाद में, कल, परसों, रात भर, दिन भर, आज आदि, यानी कि जो हमारे काम के समय के बारे में बताए। कालवाचक विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। अब दूसरा भेद है बेटा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में बेटा काम के होने के स्थान के बारे में बताया जाता है। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण में समय बताया जाता है कि काम कब हुआ, समय बताते हैं। वैसे ही बेटा स्थानवाचक क्रिया विशेषण में काम के होने के स्थान के बारे में बताया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। वहां मत बैठिए। मनदीप इस ओर चला आ रहा है। रीना बाहर खेल रही। अब देखिए बेटा ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया मतलब कहाँ का स्थान है, ऊपर का। वहां मत बैठिए मतलब वहां स्थान, वहां मत बैठिए मतलब वहां कोई एक स्थान होगा। इस ओर चला आ रहा है मतलब इस ओर मतलब कि इस स्थान की ओर। रीना बाहर खेल रही मतलब बाहर का स्थान। तो उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया कहाँ हुई, यानी ये क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं। अतः यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, जो शब्द क्रिया के मतलब काम के होने के स्थान का बोध कराते हैं बेटा वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दाएं, बाएं, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ, पास, दूर आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए बेटा क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में बेटा समय बताता है मतलब हमारे काम के समय के बारे में बताता है। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण बेटा हमारे काम के, हमारी क्रिया के स्थान के बारे में बोध कराता है। अब आइए बेटा पेज नंबर 183। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। संदीप ने खूब पानी पिया। इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है। मैंने आज कम भोजन किया। टीना बहुत खांस रही है। यहाँ पर बेटा क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है बेटा एक मात्रा, यानी कि खूब पानी पिया यानी पानी की एक मात्रा थी, क्या, खूब। अधिक गर्मी पड़ रही है मतलब क्या है, मात्रा अधिक। मैंने आज कम भोजन किया मतलब भोजन की मात्रा क्या थी, कम। टीना बहुत खांस रही है, उसके खांसने का क्या परिमाण था, बहुत। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया कितनी हुई, यानी ये क्रिया के परिमाण मतलब मापतौल की जानकारी दे रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर परिभाषा है बेटा, जो शब्द क्रिया की मात्रा मतलब परिमाण बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, अधिक, थोड़ा, ज्यादा, काफी, कम, इतना, उतना, केवल, जितना आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में बेटा समय का बोध होता है।
स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान का बोध होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में बेटा क्रिया की मात्रा, क्रिया का मापतौल का बोध होता है। अब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। फूलदान जोर से गिरा, दादी धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी, चुटकुला सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए, नकुल झूमता हुआ गाने लगा। यहाँ देखिए बेटा, फूलदान जोर से गिरा, दादी धीरे धीरे, चुटकुला सुनकर सभी हंसते हंसते, नकुल झूमता हुआ। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध करा रहे हैं, मतलब काम के होने के ढंग का बोध करा रहे हैं, अर्थात यह जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कैसे हुई, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। फूलदान जोर से गिरा, तो जोर से मतलब क्या बेटा, यानी कि यहाँ पे काम का रीति क्या है, ढंग क्या है, जोर से गिरने का। दादी धीरे धीरे कमरे में बढ़ी, दादी कैसे बढ़ी, दादी धीरे धीरे बढ़ी, यानी उनके बढ़ने का, दादी जो बढ़ी मतलब कमरे में जो आई वो कैसे आई, धीरे धीरे आई, मतलब उनके काम का ढंग क्या था, धीरे धीरे। चुटकुला सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए, यानी यहाँ पर क्या ढंग था, हंसते हंसते। वह नकुल झूमता हुआ गाने लगा, नकुल कैसे गाने लगा, झूमते हुए, यानी यहाँ बेटा काम का क्या है, ढंग है, काम की रीति है। ऊपर तो वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया के होने की रीति का बेटा बोध करा रहे, काम कैसे हुआ, काम किस ढंग से हुआ। जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुस्कुराकर, हौले से, धीरे से, धीरे धीरे, तेजी से, शीघ्रतापूर्वक, ध्यानपूर्वक, निश्चयपूर्वक, सहसा, अचानक, धड़ाधड़, धड़ाम से, फटाफट आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। तो क्लास 7th बेटा आपको कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण समझ में आ गई होगी। बेटा इसे आप फिर से बाद में अच्छे से फिर से एक बार पढ़िएगा। अब आइए बेटा पेज नंबर 184 पर। विशेष क्रिया विशेषण अविकारी अवयव शब्द होते हैं, इसलिए वचन, लिंग, कारक आदि का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। नागेश शीघ्रता से उठा, भामिनी शीघ्रता से उठी, ठीक है ना बेटा। देखिए यहाँ पर भी शीघ्रता से है, यहाँ पे भी शीघ्रता से, जबकि यहाँ पर नागेश ये कौन है, लड़का है, और भामिनी लड़की है। बेटा इसमें लिंग नहीं बदलता है। थोड़ा, कम, ज्यादा, अल्प आदि शब्द जब संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगते हैं तब ये विशेषण कहलाते हैं। ध्यान दीजिए क्लास 7, थोड़ा, कम, ज्यादा, अल्प आदि शब्द बेटा जो है ये शब्द जब संज्ञा या सर्वनाम से जब पहले लग जाएंगे तभी बेटा ये तब क्या काम करेंगे, तब ये विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग जब क्रिया के पहले किया जाता है, परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग जब क्रिया से पहले किया जाता है तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं, अतः इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे देखिए प्रवीण ने थोड़ा खाना खाया, तो थोड़ा तो यहाँ बेटा परिमाणवाचक विशेषण है और खाना क्या हो गया, संज्ञा हो गया। थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण है और खाना संज्ञा है। प्रवीण ने थोड़ा खाया, प्रवीण ने थोड़ा खाया, तो खाना तो क्रिया हो गया ना, खाना तो काम है, क्रिया हो गया, और थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग बेटा जब क्रिया से पहले किया जाता है तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कितनी और कैसे हुई। तो क्लास 7 आज बेटा आपको समूहवाची शब्द के साथ साथ आज क्रिया विशेषण अविकारी शब्द पाठ 14 अविकारी शब्द क्रिया विशेषण बेटा आज आपको पढ़ना है। अब आइए क्लास 7 चैप्टर 16 पाठ 16 अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। संशोधन मतलब बेटा कि सुधारना, सुधार कार्य। जुड़िए और समझिए। बच्चों आपने चित्र के साथ दिए गए संवादों को पढ़कर क्या समझा? यही ना, इन लड़कों द्वारा बोले गए वाक्य अशुद्ध हैं, इन्हें शुद्ध करके लिखिए। देखिए ये लड़का कह रहा है, क्या तेरे को पता है रीना आज विद्यालय क्यों नहीं रीना आज विद्यालय क्यों नहीं आया? ये कह रही है रीना को शाम के समय से बुखार है, रीना को शाम के समय से बुखार है। तो ये जो बेटा जो ये लोग बोल रहे हैं, इनके द्वारा जो बोले गए संवाद है वह अशुद्ध है। आपको बेटा क्लास 7 आपको बेटा पढ़ने से ही लग रहा होगा। अगर इनके वाक्यों को आप पढ़ें ध्यान से तो आपको तभी लगेगा कि ये जो वाक्य बोल रहे हैं ये क्या है, अशुद्ध है। अब आप जान गए कि वाक्य लिखते अथवा बोलते समय अक्सर कई प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं। सामान्यतः ये अशुद्धियां उच्चारण की अशुद्धियों के कारण ही होती हैं। अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। जब बेटा हम उच्चारण गलत करेंगे, जब हम सही नहीं बोलेंगे और हम उच्चारण ही गलत करेंगे तो हमारे बातों में, हमारे जो है वाक्य में अशुद्धियां होगी। भारत एक विविध प्रांतीय देश है। इसमें विविध प्रांतों के लोग रहते हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार की भाषाओं और बोलियों का प्रयोग किया जाता है, जिनका उच्चारण भी क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण अलग अलग होता है। हमारा भारत जो है बेटा बहुत विशाल देश है और इसमें बहुत प्रकार के प्रांत हैं। तो इसलिए बेटा इसमें विविध प्रांत के लोग रहते हैं, इसलिए हमारी जो भाषा है इसीलिए अलग अलग प्रकार की भाषाओं और बोलियों का प्रयोग किया जाता है। भाई हम एक दूसरे से मिलते हैं, अलग अलग प्रांत के लोग एक साथ रहते हैं, तो अलग अलग प्रकार की भाषाओं और बोलियों का हम प्रयोग भी करते हैं, तो जिनका उच्चारण भी क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण अलग अलग होता है। कहीं कहीं बेटा ऐसा होता है कि जो शब्द होता है तो उस पर क्षेत्रीयता का भी प्रभाव रहता है। जैसे कि किसी शब्द को हमारे यहाँ अगर जिस तरह से बोला जाता है उसी शब्द को कहीं और दूसरी तरीके से बोला जाता है। तो भारत जो है विविध प्रांतीय देश है, तो हमारी भाषा में बेटा क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है। हमारे उच्चारण में, हमारे वाक्यों में उसका जो है प्रभाव साफ दिखाई देता है। जैसे पंजाबी लोग अधिकांशतः बोलते समय स्वर युक्त व्यंजन को स्वर रहित बोलते हैं। जो बेटा स्वर युक्त व्यंजन होता है तो पंजाबी लोग क्या करते हैं, स्वर रहित बोलते हैं। तो कभी स्वर रहित व्यंजन को स्वर युक्त करके बोलते हैं। जैसे आत्मग्लानी को बेटा कहते हैं आत्मगलानी, आत्मगलानी कहते हैं। तो तिलक को तिलक भी कहते हैं। वहीं पंजाबी लोग किसी भी शब्द को अ लगाकर बोलते, जैसे रसगुल्ला को रसोगुल्ला, जल को जौल, तो पंजाबी लोग ऐसे बोलते हैं। वहीं उत्तराखंड में बेटा उत्तराखंड के लोग जो है उत्तराखंड के लोग स श को सा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे शशि को शशि, बारिश को बारिश। तो दक्षिण भारतीय अधिकांशतः लिंग संबंधी गलतियां करते हैं। दक्षिण भारतीय लोग क्या करते हैं बेटा, ये लिंग संबंधी गलतियां करते हैं। जैसे कि मैंने अभी खाना खाई है, मैंने अभी खाना खाई है। तो इस तरह से बेटा हमारी जो भाषा है उस पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ता है। भारत एक विविध प्रांतीय देश है और हमारा जो उच्चारण अगर गलत होगा बेटा तो अशुद्धियां भी साफ साफ दिखेंगी। अब आइए पेज नंबर 209 पर। भाषा में दो प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। एक है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां और दूसरा है वाक्यों की अशुद्धियां। वर्तनी की अशुद्धियां
के बारे में आप वर्ण विचार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जब बेटा हम वर्ण विचार पढ़े थे चैप्टर, तो वहाँ पे भी वर्तनी की अशुद्धियों के बारे में हम आपको पढ़ाए थे और समझाए थे। वर्तनी की अशुद्धियाँ, वाक्यों की अशुद्धियों के बारे में जानें। यहाँ पर बेटा वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। इसी तरह से यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं और यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं, पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। हमारी बेटा भाषा में अशुद्धियाँ क्यों होती हैं? तो वर्तनी के द्वारा और वाक्यों के द्वारा, मतलब हमारी जो अशुद्धियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ और वाक्यों की अशुद्धियाँ। और अशुद्धियाँ क्यों होती हैं बेटा? तो अशुद्धियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि उच्चारण के द्वारा ही अशुद्धियाँ गलत होती। हम लिखते समय या बोलते समय बेटा कई प्रकार की गलतियाँ करते हैं, कई प्रकार की अशुद्धियाँ करते हैं और सामान्यतः ये अशुद्धियाँ उच्चारण की अशुद्धियों के कारण ही होती, क्योंकि हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा में बेटा जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते भी हैं। तो लिखते समय, वाक्य को लिखते समय या बोलते समय हमसे अशुद्धियाँ हो जाती हैं और खास तौर पर बेटा सामान्यतः ये अशुद्धियाँ उच्चारण के द्वारा ही होती हैं और उच्चारण के द्वारा होती है। तो इसके लिए भी मतलब पंजाबी लोग, अभी हमने बताया आपको कि पंजाबी लोग कैसे मतलब बोलते हैं, फिर बंगाली लोग कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उत्तराखंड के लोग कैसे करते हैं। तो भाषा पे प्रभाव पड़ता है ना क्षेत्रीयता का, तो इसलिए अशुद्धियाँ होती हैं। वचन संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे कि हमारे कक्षा में 40 छात्र हैं, तो है नहीं होगा, हैं होगा। देखिए हमारे कक्षा में 40 छात्र हैं, 40 हो गया ना, तो यहाँ पर भी तो बहुवचन होगा, हैं लगेगा। दुर्घटना स्थल पर अनेकों लोग इकट्ठा हो गए, तो दुर्घटना स्थल पर अनेक लोग, तो अनेक तो बेटा अपने आप में वचन बहुवचन है, तो अनेकों नहीं ना होगा। इस तरह से बेटा ये वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। क्लास 7th आज बेटा आपको ये वचन संबंधी अशुद्धियाँ, संज्ञा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ और साथ ही लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, कारक संबंधी अशुद्धियाँ, पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। मेरे पढ़ाने के उपरांत फिर से आपको ध्यान से पढ़ना। जैसे पेड़ पर से फलों को तोड़ लो, पेड़ पर से नहीं, पेड़ से फलों को तोड़ लो। इसी तरह से बेटा देखिए संज्ञा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, मैं आपकी पुस्तक नहीं ली, नहीं, मैंने आपकी पुस्तक नहीं ली, इस तरह से होगा। ये अशुद्ध वाक्य है, इधर शुद्ध वाक्य है। अब देखिए जैसे इधर लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, मेरे माताजी कल आएंगे, नहीं मेरी माताजी कल आएंगी, यहाँ लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। इसी तरह से क्या है, कारक संबंधी अशुद्धियाँ, क्या आप भोजन किया है, क्या आपने भोजन कर लिया है। तो इस तरह से क्लास 7th आज बेटा आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, समूहवाची शब्द, अविकारी शब्द क्रिया विशेषण और अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। क्लास 7th ये तीनों जो टॉपिक है, जो तीनों विषय हैं, ये आप पुनः मेरे पढ़ाने के उपरांत अच्छे से फिर से पढ़ करके देखेंगे। और अशुद्ध वाक्यों का संशोधन, कैसे अशुद्ध वाक्य है और फिर उसका शुद्ध रूप क्या है, ये भी ध्यान से क्लास 7th आज आप पढ़ेंगे और अच्छे से ही इसको याद भी करेंगे।